मैं हूं मोइज़ जाफरी। मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान साहब के बैनर के अंदर एक बहुत बुनियादी वादे के साथ भरपूर इलेक्ट होके जब पावर में आई तो वो वादा जो है वो था तब्दीली का। तब्दीली जो है वो हर शोबे में, हर फील्ड में, हर तरह से इसको जिस तरह से आनी थी कि जिस तरह से चीज़ें पाकिस्तान में होती आई हैं वो तरीका बदलना पड़ेगा। बदउनवानी और करप्शन जो है वो फ्रंट एंड सेंटर और एक दिल था इस तब्दीली की बात का कि अब करप्शन पाकिस्तान में जो है वो कम से कम ऊपर से नहीं होगी। खान साहब कहते थे द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, और ये करप्शन जो है जहां ऊपर से ख़त्म होगी तो फिर ट्रिकल डाउन करके सारे निज़ाम में और सारे महकमों में जो है करप्शन ख़त्म की जा सकेगी। आज हमने देखा कि पिछले 2-2.25 साल से जब से ये हुकूमत है तो एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो जिसकी बुनियाद पे और जिसकी बात करते हुए सबसे ज़्यादा खान साहब नज़र आए हैं, उस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को कल एक बहुत बड़ा धचका लगा और जस्टिस अरशद मलिक साहब जिन्होंने अल अजीजिया की जजमेंट और अल अजीजिया का ट्रायल नवाज शरीफ साहब के हवाले से चलाया था, उस जज को जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज साहिबान शामिल थे, उन्होंने उनको जो है बरतरफ कर दिया और अपने ओहदे से हटा दिया और जिसकी बुनियाद ये बताई कि अल अजीजिया के जो ट्रायल था उसमें इन जज साहब ने अपने आप को मिसकंडक्ट किया। अब जाहिर है कि अगर एक ट्रायल में मिसकंडक्ट किया किसी जज ने अपने आप को, तो फिर जो उस ट्रायल का नतीजा निकला और जिस तरह से वो ट्रायल मेरिट्स पे चला वो सारी चीज़ें मुतनाज़ा होती नज़र आ रही हैं और अब उसी को बुनियाद बना के अपील में ऐन मुमकिन है कि इसको अब एक मिस ट्रायल भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो क्या इस पे जनरली अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पे और ख़ासकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस रहा है उस पे फिर जो सवालिया निशान उठते हैं कल के बाद, उसके बाद क्या पूरा प्रोसेस ही मुतनाज़ा होता नज़र आ रहा है? क्या नवाज शरीफ साहब के हवाले से बाकी केसेस भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं एक पब्लिक परसेप्शन के अरीना में? कम से कम इस पे हम बात आज शुरू करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब जो कि एक बहुत नुमाया मिनिस्टर हैं हमारी फेडरल के, इमरान खान साहब के भी एक ख़ास मिनिस्टर हैं और हमने देखा कि खासकर ईद और चांद रात के हवाले से भी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबों में और उससे बहुत बढ़ के और बहुत हट के चीज़ों पे अपना ओपिनियन देते रहे हैं और कई दफ़ा हुकूमत को भी तंबीह करते रहे हैं कि अगर इस वक्त जो है परफॉर्मेंस बेहतर नहीं की गई तो अगले 6 माह में कुछ भी हो सकता है। फवाद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप ना सिर्फ अपोजिशन को इन चेक रखते हैं, आप तो हुकूमत को भी इन चेक रखते हैं, आपका एक कलीदी किरदार रहा है। पहला सवाल सर आपसे यही है, जो बुनियाद थी तब्दीली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के नारे मैनिफेस्टो की, उसको कल कितना बड़ा धचका लगा है आपके ख्याल से? नहीं देखिए, उस तब्दीली को तो डेफिनेटली धचका नहीं लगा, वो तो मजबूत हुई है। और जिस तरह हम जो बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जुडिशरी में भी होनी चाहिए, बाकी इदारों में भी होनी चाहिए, तो वो तो कल एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी हुई है और वो सही जानब एक कदम है। अलबत्ता जो एहतसाब का एक अमल है उससे ज़्यादा जो हमारा एक जुडिशरी की इस्लाहात का मामला है, जुडिशल रिफॉर्म्स का मामला है, वो उसकी जो ज़रूरत है वो मज़ीद उभर के सामने आती है। और मैं तो हमेशा इस बात का कायल हूँ कि जब तक आप अपने अदालती निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की बात नहीं करेंगे, बुनियादी इस्लाहात नहीं लाएंगे, तो इस तरह के वाक़यात होंगे। और मेरा ख्याल है कि ये जो अरशद मलिक साहब का वाक़या है इसने इस बात को मज़ीद तक़वीयत दी है कि कितनी अर्जेंसी है हमें अपनी जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए, और स्पेशली इंडक्शन ऑफ जजेस का जो मामला है उसको कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम शफाफ करें। मैं पहले भी मैं राय दे चुका हूँ कि मेरे ख्याल में जुडिशल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनानी चाहिए और 70% जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं वो हमें इम्तिहान से लेने चाहिए। साहब अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा यहाँ इंटरजेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बुनियादी तौर पर अब चले गए हैं जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ, जो कि बेइंतहा अहम एक मौजू है और उस पर जो भी पेशरफ्त की जाए वो पूरे मुल्क के मफाद में तो ज़रूर है, लेकिन साथ साथ जब आप ये बात कर रहे हैं और आप माहिर भी हैं क्योंकि आप कानून के भी माहिर हैं और सियासत के भी माहिर हैं और आप तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ लगता है जैसे कि जो असल अकाउंटेबिलिटी की बात थी यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अकाउंटेबिलिटी की, वहां पे जो दाग लग गया उस अकाउंटेबिलिटी को
उसके ऊपर से फिर आप जुडिशियल रिफॉर्म की भी बात कर लें, अच्छी बात वो जरूर होगी, लेकिन इस दाग को किस तरह धोएगी जो कल इस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पे लगा? देखिए, वो दाग तो जो लगना था फ्रैंकली, वो तो जब नवाज शरीफ अपनी जाली मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर बाहर गए उस वक्त ही वो दाग लग गया था। उसके बाद से वो दाग नहीं धुला और पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी का जो सारा खड़ा किया था, जो मुद्दा खड़ा किया था पीटीआई ने, उसको शदीद धचका पहुंचा जब नवाज शरीफ जो है वो बाहर चले गए। अब तो उनको क्या सजा हुई? अगर वो पाकिस्तान में रहेंगे, रहते हैं, नहीं रहते हैं, वो तो लंदन में है, वो तो आराम से हाइड पार्क में वॉक करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाने खा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जो है वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो देखिए उसका कोई असर इसलिए नहीं होना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 63 की, उसका इन फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है, पैसे वो वापस देने को तैयार नहीं है, बाकी सारी फैमिली जो है वो लंदन में है, तो प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या उसका होना है? तो मेरी नजर में कल के वाकये से पब्लिक परसेप्शन का भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला नहीं है, क्योंकि वो खुद चाहे वजीर आजम के कैंडिडेट कल को ना भी हो, लेकिन जो उनके हवाले से आपने अकाउंटेबिलिटी की मद में दाग लगाए थे, अगर वो धुलते चले जाएं इसी तरह तो सियासत को तो फर्क पड़ सकता है, बेशक कि वो खुद कैंडिडेट कल को ना भी बने। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि वो पार्क्स में चलते नजर आते हैं, तो सर इवन कैंसर पेशेंट्स और काफी अलील लोग जो हैं वो पार्क में वॉक करना कई दफा डॉक्टर के कहने पे भी कर रहे होते हैं। तो ये पब्लिक परसेप्शन में आपके ख्याल से सर क्या कितना कल की जजमेंट से फर्क पड़ा है अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस? नहीं, पहली बात तो ये है कि पब्लिक परसेप्शन पहले ही तबाहशुदा है एहतसाब के निज़ाम को लेके। और नवाज शरीफ साहब को अगर जिस तरीके से आपने मासूमाना तरीके से कह दिया है कि वो तो डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर वॉक भी हो जाती है, लोगों को पता है कि डॉक्टर की कोई ऐसी एडवाइस के ऊपर वॉक नहीं हो रही है, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, लेयरली गुजार रहे हैं, और ठीक है वो जैसे भी गए। और और लोगों को फ्रैंकली जब नवाज शरीफ गए हैं उसके बाद से और जिस तरीके से उनके खिलाफ केसेस चलाए गए हैं, आप देखिए मरियम नवाज के ऊपर जो बुनियादी इल्ज़ाम था वो ये था कि उन्होंने जाली डीड दी, और जब नैब ने केस फाइल किया तो ये बुनियादी चार्ज ही फ्रेम नहीं किया। इसी तरीके से जो नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात थे असल वो ये थे कि उन्होंने सही गलत और खराब हो रहा है अकाउंटेबिलिटी का, आप तो खुद मान रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस ही फ्रॉड है, कॉम्पिटेंस भी नहीं है, कोई चार्ज भी सही फ्रेम नहीं हो रहे, सजाएं भी सही नहीं मिल रही, जहाँ सजा मिलती भी है वहां पे सजा एक्चुअली निभाई भी नहीं जा रही, आप ही के डॉक्टर्स की वजह से वो बाहर गए, आप ही हुकूमत ने बाहर भेजा। तो ओवरऑल सर ये अकाउंटेबिलिटी तो सर कुछ फिजल आउट होती नजर आ रही है। ये कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो हमारे अदालती निज़ाम का प्रॉब्लम है और हमारे निज़ाम इंसाफ का प्रॉब्लम है। वो तो जिस तरह से बाकी केसेस में हुआ होता है उसी तरह से इन केसेस में हुआ है। तो आपका अगर ये ख्याल है कि फवाद साहब अगर आप ये बड़े कैंडिडली ये इस इशू को एडमिट कर रहे हैं, मुझे फिक्र मुकम्मल कर दीजिए। अगर आपको, चूंकि आप वकील हैं और आपको गलतफहमी है कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से लोग बहुत खुश हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सड़क पे जाएं और 100 लोगों से पूछें कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ बिल्कुल सही है, आपको खुद ही जवाब मिल जाए। सही है फवाद साहब, ये आपने हवाला दिया कि हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स भी कमज़ोर हैं। आपने इस हवाले से हालिया दिनों में ही कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर भी इस हवाले से इंकशाफात किए हैं। सर ये आप गुलाम सरवर साहब की जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे PIA के 262 पायलट्स के हवाले से कमेंट थी, जो कमेंट उनको इंफॉर्मेशन सिविल एविएशन अथॉरिटी से मिलने पर मबनी थी, जिस सिविल एविएशन अथॉरिटी की अपनी कोताही है अगर ऐसे नंबर्स हैं, और जिस कमेंट के नतीजे में पाकिस्तानी एविएटर्स और पाकिस्तानी एयर इंजीनियर्स जो हैं वो दुनिया भर के अंदर शक की निगाह से देखे जा रहे हैं या ग्राउंड हो गए हैं, और जिसकी वजह से हमारी एविएशन के ऊपर अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये वापस कभी रिटर्न कर भी पाएगी पोस्ट कोविड या नहीं। आप समझते हैं वो सिचुएशन सही हैंडल हुई, सही तरीके से हैंडल हुई? सही बात ये नहीं कि उसको छुपाया जाना चाहिए था, लेकिन डू यू थिंक कि 262 के फिगर को लेके उसको जाली करार देके उनके लाइसेंसेस को अगले दिन उनको मशकूक कह के और फिर आज आके 32 जमा 30 की बात करें, 262 की बात ही ना हो? डू यू थिंक दैट वाज इंटेलिजेंटली डन? देखिए, आप सरवर खान साहब को ये कह दें कि उन्होंने ये क्यों कहा, लेकिन उससे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये PIA की हालत हुई क्यों,
जब पहले दिन मैंने ये मसला उठाया और सेनेट में बताया कि किस तरह से मुशाहिदुल्लाह साहब ने अपने तमाम खानदान को 13 के करीब लोगों को PIA में भर्ती करवाया, इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो बहाल हुई तो 5000 लोग जिनको बरतरफ किया गया था मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर पूरे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, उनको पुरानी मुराद के साथ बहाल किया गया। ये जो लोग हैं, चाहे वो खुर्शीद शाह हैं, चाहे वो मुशाहिदुल्लाह हैं, ये लोग पाकिस्तान के असल मुजरम हैं। और बड़ी बदकिस्मती तो ये है, इन लोगों के कैरेक्टर के ऊपर, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई और ना ही किसी ने इनके इस तरह से सवाल उठाया कि ये जो PIA की इस हालत के ऊपर हम पहुंचे हैं, PTV में इस हालत के ऊपर हम पहुंचे हैं, APP में हम इस हालत पे पहुंचे हैं, स्टील बिल में इस हालत पे पहुंचे हैं, ये किन लोगों की वजह से पहुंचे हैं? और जिन लोगों की वजह से पहुंचे हैं उन लोगों की सेहत पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और ठीक है, हमने सारे जो पायलट्स हैं और PIA को और सिविल एविएशन को हमने खुद ही नुकसान पहुंचा लिया। सो जो असल मुजरम थे अनफॉर्चुनेटली वो तो फिर निकल गए। सही। और सर, इस सिचुएशन में गुलाम सरवर साहब ने जलती पे तेल का किरदार अदा किया या फिर आप समझते हैं कि सच था और बोलना उस वक्त इस तरह जरूरी था? देखिए, मेरी नज़र में इसके ऊपर कई हर एक की, देखिए ये एक बड़ी आई वुड से कि सब्जेक्टिव बहस होगी। इस तरह नहीं कहना चाहिए था, उस तरह कहना चाहिए था, उस तरह नहीं कहना चाहिए था, इस तरह से कहना चाहिए। सर, रिजल्ट्स के हिसाब से देख लें, यूरोपियन रेगुलेटर कह रहा है आप हमारे आसमानों में वेलकम नहीं है क्योंकि आपका अपना रेगुलेटर अपनी साख के हवाले से इस बात पे नाकाम है कि वो फरमा दे कि वो कर भी सकता है रेगुलेट या नहीं। अब दैट्स केओस। देखिए, दैट इज मेरी नज़र में जो रेपुटेशन का जो क्राइसिस पैदा हुआ है, इसकी अगर सबसे बड़ी कोई जिम्मेदारी होती है तो वो मुशाहिदुल्लाह खान और खुर्शीद शाह जैसे लोगों के ऊपर होती है। गुलाम सरवर खान साहब के ऊपर जो है वो आयद करना मुनासिब नहीं होगा। जो असल मुजरम है, थोड़ा सा इश्यू अब ये हो रहा है कि हर चीज की जब अब बात होती है, हर महकमे की बात होती है, चीनी का बहरान हो, आटे का हो, पेट्रोल का हो, इदारों की बात हो, तो आप लोग जो है अब डिफ्लेक्ट करके ये जरूर कहते हैं कि ये तो पिछली हुकूमत और 70 साल का मलबा है जो 2 साल में उठाया नहीं जा सकता था। और ये शायद आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त भी हो, लेकिन अब आवाम के लिए, हमारे लिए मसला है कि सर ठीक है, जितना भी मलबा था आप जब आए थे तो आज आपने 2 सालों में वो क्या कदम उठाए कि हम कम से कम बेहतरी की तरफ गामजन हो, हमारा जो है कंपस सही हो चुका हो, हमने we would have turned the corner or something। तो अपनी कारकर्दगी का भी थोड़ा सा अगर आप बताएं कि इतने बुरे हालात में, लेकिन 2 साल में आपने क्या उसके हवाले से किया, rather than just to always deflect and say कि ये 70 साल का मलबा है, जो कि जरूर होगा। ये तनकीद आपकी बिल्कुल जायज है और मैं ये समझता हूँ कि हमने सबसे पहले आके जो हमारे 3 बातें थी, हमने कहा था कि हम जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं इनके ऊपर जो है वो अपने इक़दाम लेंगे, और सबसे बेहतरीन ये था कि हम पहले साल में ही इनकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसको शुरू कर दें। बट अनफॉर्चुनेटली ये रिफॉर्म के चक्कर में पड़ के हमने वो सारा वक्त ज़ाया किया। दूसरी बात के बारे में आपको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हुए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर अपनी हुकूमत की करते हैं और बेहतर तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, और हमने ये शुरू से देखा है आपके बारे में और ये हम अप्रिशिएट करते हैं। अब लेकिन साथ ही साथ सर, अब हम आपके उस इंटरव्यू की तरफ आए जहां आपने एक इंकशाफ किया था कि अगले 6 माह में अगर परफॉर्मेंस सही नहीं हुई तो खान साहब ने भी इंदिया दिया है कि बहुत कुछ बदल सकता है। तो ये 6 माह का जो टाइम है, इसमें आप खातिर खा क्या तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त नजर तो नहीं आ रहा कि आइंदा ऐसे हालात होंगे कि यूटिलिटीज और कमोडिटीज की कीमतें कम हो जाएंगी या एक्सपोर्ट और टैक्स रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, जॉब क्रिएशन बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहतर हो जाएगी। क्या होगा 6 महीने में सर, जिसको आप वो वाली इंप्रूवमेंट देखें और समझेंगे जिसका खान साहब ने जो इंदिया दिया और डिमांड किया? देखिए, मेरा ख्याल है कि तो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हुआ उसमें। जो ये बात, पहली बात तो ये मैंने नहीं की थी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद की है, और उसके बाद उन्होंने असेंबली में भी इस पर एक बात की थी और कैबिनेट में भी ये बात की थी कि 6 महीने का वक्त है आपके पास अगला प्लान करने के लिए, और अगर आप प्लान नहीं करते, डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं और जो हमारे बाकी ज़माकार हैं, अगर वो प्लान नहीं करते तो फिर वक्त नहीं मिलेगा अगले प्लान के लिए। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग कि जो अगले आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, कुछ भी करना तो अगले ये जो माइनस का हवाला दिया उसके अंदर फिर आपके हवाले से तनकीद की जाती है, उस तनकीद का जवाब आता है
जवाब वजीर आजम साहब हॉल ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस पे देते हैं -1 की तरफ इशारा करके। ये सब कुछ फैसल वावडा साहब की तरफ से बड़ी जारहाना पोजीशन आती है, आपकी तरफ से बड़ी जारहाना पोजीशन आती है। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दैट? देखिए, -1 इमरान खान इसलिए नहीं हो सकते कि वो तो पार्टी से बड़े हैं। जी, इस सेगमेंट में हमारा साथ दिया फवाद चौधरी साहब ने, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द पीटीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फवाद साहब हमारे साथ ही होंगे और फिर हमें ज्वाइन भी करेंगे एहसन इकबाल साहब, जो कि साबिक मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, पीएमएल नून के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीनियर लीडर हैं। उनसे भी ये फवाद साहब ने जो सारी बातें की हैं उनके सामने भी रखेंगे, और ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हवाले से जो अरशद मलिक साहब के हवाले से एक फैसला आया है उनकी डिसमिसल का, उस हवाले से उनसे भी कॉमेंट लेंगे और फवाद साहब से भी दीगर गुफ्तगू भी करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमारे साथ ब्रेक से पहले फवाद चौधरी साहब थे, अब वो हमारे साथ कंटिन्यू करते करते हमारे साथ एहसन इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक मिनिस्टर फॉर इंटीरियर फॉर पाकिस्तान। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसन साहब, आपसे शुरुआत फिर ये -1 से पहले, और इस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले अरशद मलिक के एक जाती एफिडेविट की बेसिस पे, जिस एफिडेविट में वो आपकी पार्टी के ऊपर बाइस तनकीद बनाते हैं, आपकी पार्टी के इन्फ्लुएंस और प्रेशर को, उसी चीज को देखते हुए एक मॉनिटरिंग कमेटी, इंतजामी कमेटी 6 सीनियर जज साहिबान की उनको बरतरफ करती हैं फॉर मिसकंडक्टिंग हिमसेल्फ एक ऐसे ट्रायल में जिसकी अपील में आप लोग मुंतजर हैं हेयरिंग के इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फतहयाब हुई पीएमएल नून कल, या एक फेट अकम्पली थी, होना ही ये था, और अब आगे जाके असल लड़ाई तो अपील में ही होगी, या परसेप्शंस की एक बहुत बड़ी जीत हुई आपके लिए? जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कानूनी भी और अखलाकी भी फतह है, क्योंकि इस केस के हवाले से 2 नैरेटिव्स थे। एक पीएमएलएन का नैरेटिव था जो वीडियो के जरिए मंजर आम पे लाया गया, और उसका काउंटर नैरेटिव हुकूमत ने जज साहब के बयान हल्फी के जरिए दिया था, कि जिसमें ये अलैज किया गया था कि उन पर दबाव डाला गया था, उन्हें खरीदने की कोशिश की गई थी। और इस सारी की अदलिया ने इंक्वायरी की, और साथ के साथ फाजिल जज साहिबान ने मुतफिका तौर पे जो जज अरशद मलिक का वो एफिडेविट था उसको मुस्तरद करते हुए उनको नौकरी से बर्खास्त किया। तो यकीनन बिलाशुबा जो पीएमएलएन का नैरेटिव था वो सच्चा साबित हुआ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने तो पहले दिन से कहा था कि उस वीडियो की आप फॉरेंसिक इंक्वायरी कराएं, उसकी ऑडिट कराएं, लेकिन हुकूमत जो है, जो खुद कहती थी कि हम इसका फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे, ये उसको आज इतने अरसे में नहीं करा सकी, उससे पीछे हट गई, क्योंकि ये खुद करा चुके थे और उन्हें पता लग गया था कि वो वीडियो जो है वो सही है, वो दुरुस्त है। तो लिहाजा यकीनन ये एक बड़ी फतह है, और ये इस बात का सबूत है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो हुकूमत ने इक़दामात किए वो इंतकाम के ऊपर थे, वो इंसाफ के खिलाफ थे, और अल्लाह ताला ने उनको सरखुरू किया। एहसन इकबाल सर, आप जिसको फतह कह रहे हैं, तो बताया यह जाता है कि पीएमएल नून में भी और आपके वकला के हवाले से भी 2 राय थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह जाया जाए नहीं जाया जाए, और इसमें फिर मरियम नवाज साहिबा ने जो है लीड लेके वो उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर सकें कि जहां से बेड़ा उठाया गया इस तरह की बात का, तो पीएमएल नून में जो 2 अप्रोचेस देखी जाती हैं, उसमें क्या हम समझें फिर कि ये मरियम नवाज की अप्रोच की जीत थी कि जो कल जज साहब को बरतरफ किया गया कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाए, और एक जजमेंट नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब बिल्कुल मुतनाज़ा होती नजर आ रही है? देखिए, इसमें कोई उस वक्त जो शवाहिद पेश किए गए थे, मेरी याद दहानी के मुताबिक, तो फिर सब ने इत्तफाक राय से फैसला किया था कि ये मीडिया के साथ शेयर करनी चाहिए जब इतना बड़ा एविडेंस है, और उस वक्त पूरी पार्टी की लीडरशिप वहाँ मौजूद थी, उसमें कोई लोग ऐसे नहीं थे कि जो मौजूद नहीं थे। तो लिहाजा ये पार्टी का फिर फैसला था कि इस चीज़ को कौम से शेयर किया जाना चाहिए अगर इस कदर बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, और आपने देखा कि अल्लाह ताला ने उसमें बिल आखिर सुरखरू किया। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें माजी की ऐसी तमाम गलतियों से सीखते हुए पाकिस्तान को एक नए डगर पे डालने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हम माजी में खेल खेलते आए हैं, इससे ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। रियासत ये बड़ी क्योंकि हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने उनकी तरफ से पोजीशन थी का जो बरतरफी हुई है
उसका असर जो है आइंदा के भी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पे मजमूई तौर पे भी पड़ेगा। और जिस तरह आपने बात की कि अब इस तरह से मामला नहीं चलेंगे कि जजमेंट्स इन्फ्लुएंस की जा सकें और मुतनाज़ा किया जा सके एहतसाब के निज़ाम को, तो इसके दूररस कुछ सियासत पे नताइज आप देख रहे हैं सर? देखिए, असल मसला ये है कि जो नैब का कानून है जो जनरल मुशर्रफ के दौर में बना था और जो एहतसाब की अदालतें हैं वो इस वक्त अमलन हुकूमत और नैब की रहम करम पर हैं। और वो जो जज साहबान वहाँ पर होते हैं, आप देख चुके हैं कि ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं हुकूमत किस तरह उनकी ट्रांसफ़र कर देती है। जब राना सनाउल्लाह साहब की तकरीबन उम्मीद थी कि ज़मानत जज साहब लेने वाले हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए उनको हुक्मनामा दे दिया गया कि आप फ़ौरन अदालत से उठकर चले जाएं, आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्योंकि ये सारे जो फैसले हैं ये हुकूमत किसी वक्त भी वजारत कानून के ज़रिए कर सकती है। और जो एहतसाब अदालत है ये तो एक किस्म की चेयरमैन नैब की मतहत अदालत है, उनके रहम करम पर ही होती है और ये नैब से ही जो पूछ के चलने पे मजबूर होती है। और मैं तो भुगत चुका हूँ कि आप ये देखिए कि अगर एक कत्ल का जो मुल्जिम होता है उसको जब मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है रिमांड के लिए, तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन अफसर से एक मिनट का हिसाब मांगता है कि आपके पास ये इतने दिन था, आपने कितने घंटे तफ्तीश की और आपने क्या बरामद किया और क्या रहता है। और यहाँ पर हम एहतसाब अदालत में जाते थे, मुंह दिखाया जाता था 14 दिन का रिमांड, चलो जी वो जाओ। ठीक है, मैं फवाद साहब की तरफ ये बात रखना चाहूंगा। फवाद साहब, ये एज अ लॉयर सर आप ये तस्लीम करेंगे, आपने जुडिशल रिफॉर्म्स की भी बात की थी, अरशद मलिक वाली चीज को उस तनाजुर में देखा था सर। 70 दिन एक आदमी की रिमांड क्लेम करे नैब और फिर उस आदमी से सवाल भी ना करे, या फिर बेल के प्रोसेस के अंदर अगर बेल बनती है या नहीं बनती, बजाय इसके कि 5 मिनट में फैसला हो, 6-6, 8-8 माह का दौरानिया गुजर जाए और नैब की तफ्तीशी अमल का मेयार ये हो कि आपने जिस तरह खुद कहा कि वो ट्रस्ट डीड कैलिब्री फॉन्ट में 2006 में 2005 में या 4 में जो भी उसकी डिस्प्यूटेड डेट्स थी, ये सारी एट द हार्ट ऑफ इट ये क्लेम्स ही सही से पुट फॉरवर्ड ना की गई हो, तो सर कम से कम ये नैब रिफॉर्म की तो अब एक अशद जरूरत, और नैब रिफॉर्म के अंदर बेल के कवानीन और जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उनका रीड इन करना, ये तो फिर एक अशद जरूरत नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो 2-3 बातें एहसन इकबाल साहब ने की हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं और उनको ठीक करना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि एहतसाब का जो कानून है वो 1997 में खुद एहसन इकबाल साहब ने और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लेके आई थी। सैफुर रहमान को उसका चेयरमैन बनाया गया था। जो अमेंडमेंट आई मुशर्रफ साहब के दौर में वो सिर्फ इतनी थी कि इसके कानून को कौमी एहतसाब ब्यूरो के बजाय नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है इसका नाम रख दिया गया। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये भी इनकी बात बिल्कुल गलत है कि ये अदालतें जो हैं ये चेयरमैन नैब के तहत हैं। ये ओरिजिनल कौमी एहतसाब ब्यूरो इन्होंने बनाया था ये उसके अंदर नैब के तहत थी, अब ये हाई कोर्ट के अंदर है और हाई कोर्ट जो है वो इनकी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखती है। तीसरी बात जो हैदर ने एक बात की कि ये इसका कोई दूर से होंगे, आप भूल गए हैं यहाँ पे तो जो हाई कोर्ट के जज साहिबान जो थे उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से कि बेनजीर भुट्टो को कितनी सजा देनी चाहिए, और सैफुर रहमान साहब उनको कन्वे करते थे कि कितनी सजा मुनासिब होगी। जब आपको हाई कोर्ट के जजेस के जो है वो आप इन्फ्लुएंस करें और उसका कोई असर नहीं हुआ, तो ये तो एक सेशन जज लेवल के जज थे। बिल्कुल दुरुस्त याद माजी हो गई। फवाद साहब, आप अगर हालिया जो नैब की कमजोरियां हैं उस हवाले से एज अ लॉयर एंड एज अ मिनिस्टर कमेंट करते हैं सर। सही, पहली बात तो यह है कि ये याद माजी याद कराना जरूरी है क्योंकि एहसन इकबाल साहब लेवल के आदमी को भी अगर नहीं तो जरूरी है कि उनको याद हो। दूसरी बात यह है कि एहतसाब के कानून, ये जो कानून है ये जो सारे का सारा 10 साल से तो बनाया नवाज शरीफ साहब ने, रखा उन्होंने, सारी जो स्टैब्लिशमेंट है चेयरमैन से लेके नीचे तक की वो इनकी अपनी लगाई हुई है। केसेस भी सारे जो है वो इनके अपने दौर के बने हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, आपके प्रोसिक्यूटर हो, सारे के सारे उनके अपने लगाए हुए हैं। अब सवाल ये है कि इसमें तब्दीली चाहिए। अगर आप तब्दीली करना चाहते हैं, आपका वो एक्ट किधर है जो आप इसकी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं? हुकूमत के जो असल पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, अपोजिशन जो है वो आके सिर्फ टीवी पे बात करती है, चली जाती है। अगर एहसन इकबाल साहब सीरियस होते, फॉर एग्जांपल अगर बजट में सीरियस होते, तो PMLN अपना अल्टरनेटिव बजट लेके आती। इसी तरह से वो नैब के लॉ से मुतमईन नहीं है, अपना अल्टरनेटिव एक्ट लेके आए।
ताकि हम, आप, हैदर, मोहित, मैं, बाकी लोग, हम उसके ऊपर बात कर सकें कि ये बात सही है, ये बात गलत है। तो सिर्फ ये तो आते हैं टीवी के ऊपर बात करते हैं, चले जाते हैं, अल्लाह खैर। सर, आपकी नजर में एक आदमी को 70 दिन मजीद रिमांड लेना और उससे एक दफा भी सवाल नहीं करना, ये किसी कानूनी, किसी डेवलप्ड तमीज के माशरे में आपकी नजर में जायज है इस तरह की कानूनी इजाजत होना? देखिए, ये एक सिर्फ रिमांड एक इशू नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो हैं। मिसाल के तौर के ऊपर लेकिन मैं आपसे बताऊंगा, इस तरह पिक एंड चूज करके अगर आप बात करेंगे तो फिर वो समझ में आएगी। आप अपने कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स लेके आए, उस पर बात करते हैं। हमने पहले भी कहा था, अभी तक वेट कर रहे हैं, नहीं आई सर। बट ये इनिशिएटिव जो है आपकी तरफ से आना चाहिए। हुकूमत वक्त तो आप है ना सर, और आप तो कानूनदान भी हैं और सफ़े अव्वल के। नहीं, बात यह है कि मैं तो फ्रैंकली नैब से ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ओवरऑल जुडिशियल रिफॉर्म्स में, और मैं हर कैबिनेट मीटिंग में बात करता हूँ। बट ऑब्वियसली इट्स फॉर द लॉ मिनिस्ट्री एंड द सुपीरियर जुडिशरी टू थिंक अबाउट इट। हम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अगर आप लेकिन चॉइस साहब देखिए, एक बात है, ये जो है ना, ये आपके टाइम करता है आपकी सबसे बड़ी डिमांड और सबसे बड़े वादे, यानी तब्दीली और इंसाफ। तो अगर ये अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस भी आप सही तरह नहीं सुपरवाइज कर सके, कंडक्ट कर सके, प्रोसिक्यूट कर सके, तो सर तब्दीली पे और इंसाफ लाने के हवाले से आपकी एबिलिटी पे सवाल तो उठेगा ना सर। इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए, और उसके लिए जरूरी है कि आप रिफॉर्म्स लाएं, कवानीन में जो है कुछ ह्यूमन चेंजेस हो, कोई बेल का प्रोविजन हो नैब में, और आपके मुताबिक जो लोग छूट जाते हैं तो फिर ऐसा भी ना हो। तो ये आपके इंसाफ और आपकी तब्दीली के फ्रंट एंड सेंटर है ये बात। I entirely agree with you। और नेक्स्ट टाइम आप शहजाद अकबर और फरूक नसीम को बुलाएं, उनसे पूछें क्या किया उन्होंने। इकबाल साहब, ये क्योंकि पास्ट के और बहुत पर्टिनेंट बातें फवाद साहब ने सामने रखी हैं, सर एक मौका आया था नवाज शरीफ साहब के पास उस ग्रेट विंडो में कि जब पीपल्स पार्टी को नैब का जितना डर होना चाहिए एक ऑपोजिशन को उतना डर था, और आपकी तरफ से भी सपोर्ट थी। और ये कानून को, हालांकि जिस तरह फवाद साहब ने कहा है, शुरू जो है वो किसी और नियत से हुआ था, नवाज शरीफ साहब के दौर में ही हुआ था, मॉर्फ वो किसी और तरीके से हो गया, आज वो कहीं और खड़ा है। लेकिन इस कानून की जो बुनियादी नक्स है उनको निकालने का आप लोगों के पास एक मौका जरूर था। हाउ डू यू सी इट? व्हाई डिडंट यू डू इट देन? देखिए, जब हम हुकूमत में थे तो हमने कोशिश की थी, लेकिन नैब का कानून उस वक्त तक कोई हुकूमत नहीं बदल सकती जब तक इस पे मुकम्मल कंसेंसस ना हो। अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इसे बदलते तो पीटीआई का बयानिया ये होना था कि ये अपनी चोरी छुपाने के लिए नैब के कानून को बदल रहे हैं। तो जब तक एक कंसेंसस ना हो नैब के कानून को बदलने पे, और वैसे भी पिछले दौर में हमारे पास सेनेट के अंदर मेजॉरिटी नहीं थी, हम वो ताकत नहीं रखते थे कि कानून साजी महज अपनी अक्सरियत के साथ कर सके, तो वो नहीं हो सका। अब भी जब हुकूमत आई तो इनको जब मुश्किलात पैदा हुई, इनको ब्यूरोक्रेसी की तरफ से शिकायत आई, इनको बिजनेसमैन ने बताया, और इस वक्त अमलन सूरत ये है कि नैब की वजह से पूरी मुल्क की इंतजामी मशीनरी चौक हो गई है। मैं आपको अपने केस की मिसाल देता हूँ। मेरे केस में ये कम से कम 30-40 सरकारी अफसरों को बुला के डरा चुके हैं, धमका चुके हैं कि वादा माफ गवाह बनो, तुम कोई उनके खिलाफ बयान दो। जो सरकारी अफसर नैब के दरवाजे से निकलता है वो कानों को हाथ लगाता है कि मेरे फरिश्तों की तौबा, आइंदा मैंने किसी प्रोजेक्ट के करीब नहीं जाना, मैंने किसी फैसले पे दस्तखत नहीं करने। इस वक्त अमलन पाकिस्तान की सारी इंतजामी मशीनरी मफलूज हो चुकी है, कोई फैसला करने का वजन उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह बिजनेसमैन सारे परेशान हैं। तो ये फिर जब इन्होंने इसको देखा और हमसे भी राब्ता किया तो इनको तकरीबन 1 साल हो गया है। ऑपोजिशन ने अपनी तजावीज़ फरूक नसीम साहब को दी हुई हैं, लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि इसको तब्दील किया जाए, चूंकि उनके ज़हन में यह है कि एक काला कानून है, मैं किसी मुखालिफ को पकड़ के 90 दिन के लिए अंदर कर सकता हूँ, मैं इसके तीत क्यों निकालूं, मैं क्यों ये ताकत वो कैसे कर सकते हैं सर? एक नैब का इंडिपेंडेंट चेयरमैन है, उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो पार्लिमानी अपॉइंटमेंट की हद तक कायम है और इंसुलेटेड है। इमरान खान साहब के ऊपर इस तरह उनकी कनेक्शन दिखाना, और वो चेयरमैन लगाए हुए आपके जमाने के। आपने इमरान खान साहब की तकरीर नहीं सुनी? कौमी असेंबली में उन्होंने कन्फेशन स्टेटमेंट दी है
कि मैं 7-8 बंदे PMLN के अगर छोड़ दूं और इनको NRO दे दूं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं चूंकि इनको केसों में फंसा रहा हूं तो इसलिए ये मुझसे नाराज हैं। तो वो तो खुद इस बात की ओनरशिप ले रहे हैं कि जितनी PMLN के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो उनके बिहेस्ट के ऊपर हो रही है। हुकूमत के वज़रा टीवी पे बैठ के बयान देते हैं, उससे चंद दिनों बाद जो है नैब उस ऑपोजिशन के बंदे को पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो ये जो हुकूमत की और नैब की गठजोड़ है ये तो ओपन सीक्रेट है, इट इज ओपन टॉक ऑफ द टाउन। हमें पैगाम मिलते हैं कि आप लोग खामोश हो जाएं, आप चुप हो जाएं, नहीं तो नैब आपके पीछे आएगी। जब मैं गिरफ्तार हुआ मुझे भी दाएं बाएं से यही पैगाम आते थे कि आप अपनी रफ्तार आहिस्ता कर लें, नैब आपको पकड़ लेगी। तो ये तो पूरी नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुखालफिन को दबाने के लिए। यही वजह है कि आप ये -1 की बात या नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातें जो होती हैं, जिनको हिस्टोरिकली जो है आपकी पार्टी ने भी अपोज किया है और यूज भी किया है, और गैर जमहूरी स्पिरिट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि ये आईनी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो एक आईनी बात है। अब यहाँ पे सर जब बात ऐसी होती भी है, आप क्या ऑल्टरनेटिव सर असेंबली में और अवाम के सामने पेश कर रहे हैं कि अगर ये हुकूमत अहल नहीं, अगर खान साहब के माइनस होने की बात है, अगर ऐवान का कॉन्फिडेंस खो बैठी है ये हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब, तो ऑल्टरनेटिव में PML नून क्या ऑफर कर रही है, ऑपोजिशन के पास क्या, आप क्या सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि फिर होना क्या चाहिए, आप क्या कौन कैंडिडेट? जी हम बहुत दफा इस बात को दोहरा चुके हैं, पाकिस्तान इज इन डीप क्राइसिस, मल्टीपल क्राइसिस। इकोनॉमी का क्राइसिस बहुत गहरा हो चुका है, इसी तरह हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत गहरा हो चुका है, हमारा जो इलाकाई क्राइसिस है वो बहुत सीरियस चैलेंजेस हमें पोज कर रहा है। कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है और हम हाथ बैठे मल रहे हैं। हमारे रीजन के अंदर जो खतरात उमड़ रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। तो इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे इदारे आप देखिए दुनिया की तारीख भरी हुई है, नेशन की प्रोग्रेस इज टाइड टू द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारा एक एक करके कौमी इदारा तबाह हो रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो नैब है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इंतजामिया है। लोगों की आपके पास हल क्या है? ऑपोजिशन हल क्या दे रही है? इसका हल सिर्फ ये है कि जो आइन का तरीक़ाकार है, जो आइन की बालादस्ती है, उसके अंदर रहते हुए एक नेशनल डायलॉग हो तमाम स्टेक होल्डर्स का, और ये पार्लियामेंट की सतह पे हो सकता है। चेयरमैन सेनेट इस पे लीड ले सकते हैं, स्पीकर कौमी असेंबली ले सकते हैं, जिसमें सियासतदान हो, जिसमें जजेस हों, जिसमें जनरल्स हों, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हों, जिसमें प्राइवेट सेक्टर हो, जिसमें मीडिया हो। ये मूवर्स एंड शेकर्स हैं पाकिस्तान के। ये सब बैठकर एक 10 साल के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाए कि आइन की रोशनी में इस मुल्क को कैसे चलाना है, और फिर एक आज़ाद और शफाफ इलेक्शन हो, इसके बाद एक मुस्तनद क्रेडिबल हुकूमत हो। फवाद चौधरी साहब से जवाब ले लेते हैं। निकलने चौधरी साहब कैसा प्रपोजल लगा आपको? देखिए जी, पहली बात तो ये कि मुल्क में इस तरह का कोई बहरान नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह ये तो एहसन इकबाल साहब का तो वो आना ना कि वो एक लोमड़ी डूब रही थी तो बाहर उन्होंने शोर मचा रही थी, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। तो बाहर खड़े हुए आदमी ने कहा भाई कोई क़यामत नहीं आ गई, तो उसने कहा मैं तो डूब नहीं हूँ, मेरे लिए तो क़यामत आना। तो ये PMLN के लिए, एहसन इकबाल साहब वगैरह के लिए इतना बड़ा बहरान होगा, बट फ्रेंकली इस वक्त कोई ये नहीं है, ना ही कोई नए इलेक्शन की बात है, ना ही कोई जो है वो इतना बड़ा कोई और ऐसा क्राइसिस है। सारे मैनेजेबल क्राइसिस हैं। कोविड का क्राइसिस सिर्फ को पाकिस्तान तो फेस नहीं कर रहा, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है सिर्फ पाकिस्तान तो फेस नहीं कर रहा, पूरी दुनिया जो इस वक्त फेस कर रही है। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल एहसन इकबाल साहब से एग्री करूंगा। देखिए, मैंने उस दिन असेंबली में भी कहा है, एक मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है हमेशा डेमोक्रेसीज में अपोजिशन और गवर्नमेंट्स के दरमियान। ये नहीं है कि 24 घंटे अपोजिशन पीछे पड़ी रहे कि प्राइम मिनिस्टर को उतारें और अपोजिशन को हम जो है वो हुकूमत कहे कि अपोजिशन को हम मानते ही नहीं है। तो इसलिए ये एक डेफिनेटली एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बन और आइन में फ्रेंकली बना भी हुआ है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद ये जो बातें ना कि आप वो करें मिसाके मईशत वगैरह करें, वो नहीं होना। मईशत तो अपना अपना हर एक का आइडियाज है, वो अपने अपने पे चल रहे हैं। हाँ, ये जो बड़े आइडियाज हैं कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्या बनाना चाहिए जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को एक इत्तेफाक राय हो, ये हमारा होना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमें इकट्ठा जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चाहिए वो हमें लेके इकट्ठे बैठने के लिए जरूरी नहीं है कि गाली गलौज जो है वो ऑपोजिशन के साथ थोड़ी सी टेम्परेचर कम किया जाए।
कोशिश की जाए कि साथ बैठने का कोई माहौल भी तो बने। उसमें जाहिर है लीडर ऑफ द हाउस और ट्रेजरी बेंचेस आप हैं, तो वो तो आपका बात यह है कि पहले दिन जब प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया और कहा कि हम बनाने जा रहे हैं आपका ये रिगिंग के ऊपर कमीशन और बाकी भी मामले बैठ के करते हैं, उस वक्त इन लोगों ने इतनी बदतमीजी की प्राइम मिनिस्टर से, उससे माहौल खराब हुआ। अब भी ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब को और पीटीआई को जो है वो थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ना लें और उसके ऊपर जो है वो आगे चलें, और इसी तरह से मेरा ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, गवर्नमेंट को ज्यादा लीड लेनी चाहिए। एक्चुअली स्पीकर या चेयरमैन सेनेट में जो है वो अगर थोड़े बहुत ज्यादा उनका जरा एक सब्सटेंस होता तो वो इस चीज को लीड कर सकते थे, और उन्हें ही लीड करना चाहिए अब भी कि वो सर उनका सब्सटेंस ना होना आप किसी गलती ठहराएंगे? जी सॉरी, उनका सब्सटेंस ना होना आप किसकी गलती ठहराएंगे? बस वो भी एक लंबी बातें, हम उसके ऊपर क्या बात करें, पहले भी हो ऐसे इकबाल साहब, चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिश हुई थी, 14 वोट गायब हो गए थे उठने और बैठने में। जी जी, वो अभी फवाद साहब एक डूबने वाली के वाकया सुना रहे थे तो उसको क़यामत नजर आ रही थी। तो इसी तरह एक और वाकया भी है कि गालबन फ्रांस की मलका थी, बाहर महल के बड़ा शोर मचा हुआ था, तो उसने पूछा कि भाई ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं। उसने कहा इनको रोटी नहीं मिल रही। तो उसने कहा ये केक क्यों नहीं खा लेते। तो यकीनन केक खाने वालों को भी कोई बुरान नजर तो नहीं आ सकता। बात यह है कि इस वक्त आप किसी भी संजीदा शख्स से बात करें, आज वो ये कहेगा कि पाकिस्तान की जो मईशत है पिछले 2 सालों में वो बदतरीन शदीद बहरान का शिकार है, और अगर हमें इससे निकलना है तो हमें एक गैर मामूली कौमी कंसेंसस की जरूरत है। मुल्क के अंदर आप वो किताब पढ़ें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की राइज के बारे में द एनार्की लिखी गई है, और उससे साफ जाहिर होता है कि किसी भी खित्ते या एम्पायर में या मुल्क में पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और डिफेंस का कैसा साथ होता है। जब आपकी पॉलिटिक्स क्रैक करती है वो आपकी इकोनॉमी को तबाह करती है, जब आपकी मईशत तबाह होती है तो आपकी दफाई सलाहियत तबाह हो जाती है, जैसे कि हम सोवियत यूनियन में देख चुके हैं। लिहाजा अगर हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के दफा को सिर्फ एटमी असले से हम मजबूत कर सकते हैं, ये हमारी भूल है। ये मुल्क तभी मजबूत होगा, तभी खुद मुख्तार होगा जब इसकी डेमोक्रेसी, इसकी पॉलिटिक्स स्टेबल होगी और इसकी इकोनॉमी वाइब्रेंट होगी, प्रो ग्रोथ होगी, ग्रोथ की तरफ जा रही होगी, हमें वसाइल मिलेंगे। आज आपने बड़ी दिलचस्प जिस किताब का हवाला दिया है वो किताब विलियम डैलिमरम्पल की दी है ना, कि वो पढ़ते हुए इमरान खान साहब नजर आए थे जब वो एक अमरीकी दौरे पे गए थे। दैट वाज द बुक ही हैड केप्ट फॉर द फ्लाइट। फवाद साहब, बात शायद फिर ये है कि इन हकायक के ऊपर आप दोनों के नजरियात इतने ब्लैक एंड व्हाइट हैं, इतने 2 अलग जगहों से अप्रोच है कि ये मिनिमम कॉमन एजेंडा की तरफ जाना अभी बहुत दूर है उस पोजीशन तक आना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, हमारे ख्यालात तो इसीलिए तो डिफरेंट पार्टीज है ना, हम कोई एक वन पार्टी सिंगल पार्टी रजीम में तो नहीं है। इसी तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स है या हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्जेंसी है, इतनी ज्यादा डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डाइवर्सिटी भी आप इसको कह सकते हैं, वो मौजूद है, और ये अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने इलेक्शन के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, इन 3 बातों के ऊपर जो है वो आप बड़े मामले तय कर लें। बाकी ये लड़ाइयां जारी रहेंगी। देखिए, ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी नहीं आप मुकम्मल लॉकडाउन के ऊपर क्यों नहीं है। साहब, इन लड़ाइयों के नतीजे में ख्वाजा साद रफीक साहब का कम से कम कहना है कि जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और इस वक्त आपने ऑपोजिशन का भी ऐसा हाल किया हुआ है कि वो भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, उनकी भी लीडरशिप जो है वो इस वक्त उस तरह से प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपने उस तरह की अकाउंटेबिलिटी जो है वो उनके साथ की भी है। तो उन्होंने यही इशारा दिया था कि जमहूरियत इन इटसेल्फ खतरे में आ गई है इस वजह से। इस पे क्या ये तो मैं देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले जो साद रफीक साहब ने बातें की हैं वो एक्चुअली उन्होंने तो काफी रीजनेबल बातें की हैं, और साद रफीक साहब जो है उन्होंने जो भी बातें की है उसके ऊपर तो इत्तेफाक की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन हमने एक बनाया है और अभी अच्छा हो गया है कि अच्छा वो तरीके से बन गया है। आपने जो है अकाउंटेबिलिटी का एक निज़ाम आपने मिलके बनाना है कि कैसे होना चाहिए। जुडिशरी का क्या, जजेस का जो मामला है उसको कैसे, सो मोटो नोटिस वगैरह का जो इशू है, और आर्टिकल 62-63 का जो मामला है, इन 3 बातों के ऊपर हम देख लें। बाकी जो मामलात हैं वो देखिए वो आते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, उसके ऊपर ठीक है। मतलब वो सब तीनों मुनासिब है।
सही है। लास्ट कमेंट अगर हम एहसन इकबाल साहब आप इस पे दे दें सर, 62-63 और जुडिशल 184(3) के अलावा एक आईनी तरमीम और 62-63 के हवाले से आईनी तरमीम तमाम पार्टीज जो हैं इस पे ऑन बोर्ड हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन को फाल करना, अगले इलेक्शंस को बाय इलेक्ट्रॉनिक बैलेट होना, लोकलाइज्ड उसकी डिस्क्रिपेंसीज मैनेज होना, तमाम पार्टीज इस पे ऑन बोर्ड हो सकती हैं और नैब लॉ रिफॉर्म के ऊपर तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड हो सकती हैं। पीटीआई आमादा हो सकती है अभी नहीं। देखिए फवाद साहब की तरफ से एक पुश है ना, तो एहसन इकबाल साहब फवाद चौधरी साहब तो बिल्कुल आमादा हो। कोई भी मुल्क के लिए जो अच्छा काम हो उस पे ऑपोजिशन ने कभी मनफी रवैया नहीं रखा, लेकिन ये कंसेंसस करना किसकी जिम्मेदारी है? जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था तो 24 घंटों के अंदर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने तमाम सियासी क़यादत, जिसमें वो लीडर भी शामिल था जो डी चौक पे बैठ के उन्हें सुबह शाम मुगलजात फरमाता था, उससे लेकर हर लीडर को और अस्करी क़यादत को बिठा के 24 घंटे में कंसेंसस किया और उसके नतीजे में जो नेशनल एक्शन प्लान मिला उसने देखा कि दहशतगर्दी पे कौम को किस तरह मोबिलाइज किया और हमें कामयाबी हुई। तो किसी भी कौमी इशू के ऊपर इत्तफाक राय पैदा करना ये अपोजिशन का काम नहीं होता, इसके ऊपर लीड हुकूमत को लेनी होती है, अपने अमल से लेनी पड़ती है। लेकिन फवाद साहब जो बातें कर रहे हैं मुझे उनकी कदर है, पर मुसीबत ये है कि वो लोग जो इमरान खान साहब के करीब हैं और जिनकी बातें इमरान खान साहब को पसंद हैं या जो बात इमरान खान साहब के दिल के करीब है, उनका इसके करीब से गुजर नहीं है। वो तो एक बड़े सख्त पोलराइजिंग एजेंडे के ऊपर है, वो तो एक इंतकामी एजेंडे के ऊपर है। वो समझते हैं कि उनके अलावा इस मुल्क के अंदर सब गद्दार हैं, सब चोर हैं, सब डाकू हैं और वो कोई किसी डिवाइन मिशन के ऊपर है कि सबको उन्होंने तेओबाला करना। आई थिंक एहसन इकबाल साहब यहाँ ज्यादा बड़ा इशू ये है कि अगर वो आपको बुरा भी समझे तो पार्लिमानी सियासत में बुरा समझने के बावजूद तावन करना पड़ता है। ये आपका अपना हाउस है, आपने खुद चलाना है। बात ये वो आपको बुरा समझें या अच्छा समझें, लेकिन तावन के बगैर पार्लियामान आगे कैसे चलेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है फवाद चौधरी साहब, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने ऐसी बात की तो मेरा सवाल आपसे ये, क्या इमरान खान साहब के सर आप ज्यादा करीब हैं या फिर फैसल वाउडा साहब और मुराद सईद साहब? उससे शायद हमें अंदाजा हो जाएगा कि आइंदा जो है वो ये सियासत तावन की तरफ जा रही है या नहीं। मुराद सईद साहब ज्यादा करीब है या आप ज्यादा करीब? नहीं, बात यह है कि आप सब अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो करीब होते हैं, बट फ्रेंकली जो लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर किसी वक्त किसी की बात भी जो है वो सुनी जाती है, कंसेंसस से एक बात होती है और वो असेंबली, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, ये देखिए मैं पूरे 6-8 महीने से साहब जाना हमें आप रीजनेबल बात करते हैं, आप जो है वो मजमूई नहीं, वैसे वही साहब चौधरी साहब ने सोहेल बड़ाई साहब को इशारा दिया था, हमें नहीं दे रहे, उन्होंने फरमाया था उनसे कि हमें तो आजकल नहीं सुनी जा रही बात कर रहा, तो आपकी बात प्रिवेल कब होना शुरू होगी सर? देखिए मैं आपको बताऊं, ये डिफरेंट, हर रोज डिफरेंट दिन होता है, सो ये नहीं होता कि तमाम लोग एक ही दिन प्रिवेल कर रहे हो। इसमें फॉर एग्जांपल मैं मिसाल आपको दे रहा था कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के लिए मुझे 6-8 महीने लग गए ये बात मनवाते और अब कैबिनेट ने जो है वो पिछले हफ्ते जो किया, तो बात जो है वो करते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं एहसन इकबाल साहब से भी कहूंगा, ये सारी बातें जो है ना वो हुकूमत से जाने से पहले फवाद चौधरी साहब एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहूंगा कि जो भी वादे थे पीटीआई के और के एक अच्छा कल आएगा, तब्दीली आएगी, लेकिन जो इंसान बर वक्त ईद ला पाया वो आप थे। तो ये आपको मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि पीटीआई के सारे मिनिस्टर्स ने अगर कोई बर वक्त ईद ला पाया तो तब्दीली ला पाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। facebook.com/agenda360 पे आप जाके शो की सुर्खियां देख सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं। @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, उस पर भी जाके शो की हाईलाइट्स देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। @हैदवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, फवाद साहब के ट्विटर हैंडल और एहसन इकबाल साहब के ट्विटर हैंडल भी हम स्क्रीन पे मुशाया करेंगे। उनसे भी अगर आप इस शो के हवाले से या दीगर किसी उमूर के ऊपर कमेंट करना चाहें या बहस मुबाहिसा करना चाहें तो आप ऑब्वियसली इट्स अप टू देम एंड अप टू यू। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 7:05 पे जुमे के रोज फिर हाजिर हो।